Good evening, student. Today we will study coagulants. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, what are coagulants? These are type of drugs which promote blood coagulations. Coagulants are which drugs which promote or help body for blood coagulation and stops bleeding or control bleeding. These drugs are also called hemostatics. और इन ड्रग्स को हम लोग लोकली भी यूज़ कर सकते हैं, सिस्टमेटिकली भी यूज़ कर सकते हैं। जब इन ड्रग्स को लोकली यूज़ करते हैं तो इनको स्टिप्टिक्स बोलते हैं। ये टर्म यहाँ पे याद रखने की है। व्हाट आर स्टिप्टिक्स? द ड्रग्स विच आर यूज्ड, ड्रग्स ऑफ कोएगुलेंट कैटेगरी विच आर यूज्ड locally, these are called styptics. So styptics क्या हुए? These are local hemostatics which are generally used on bleeding sites like wounds and tooth sockets. कहीं पे कभी कोई जख्म हो गया, कोई वुंड वगैरह हो गया, या और कोई किसी तरह की कोई इंजरी हो गई, तो वहाँ पे वुंड अगर हो जाए और वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे ब्लड आना कैसे अपने आप कंट्रोल हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वहाँ पे हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उस टाइम पे उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उनको बोलते हैं स्टिप्टिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम लोग एड्रेनालिन यूज़ करते हैं 1:10,000 सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन के अंदर एड्रेनालिन सोक्ड कॉटन्स आती हैं मार्केट में, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एपिस्टैक्सिस में, टूथ सॉकेट्स में। एपिस्टैक्सिस मीन्स नक्सीर वगैरह, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़। जब नाक से ब्लीडिंग होती है तो उसको एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। ऐसी कंडीशंस में कॉटन पैक्स यूज़ करते हैं एड्रिनल में सोक किए हुए। इसके अलावा जैसे स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह अगर होती है तो वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो उस केसेस में थ्रोम्बिन पाउडर की डस्टिंग करते हैं, कोगुलेंट्स एज ए कोगुलेंट जो कि ब्लीडिंग रोकने का काम करती है। इसके अलावा शीट्स की फॉर्म में फाइब्रिन शीट्स भी अवेलेबल होती हैं जो कि ब्लीडिंग सरफेस को कवर करने के लिए या पैक करने के लिए यूज़ में आते हैं, और इससे क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके अलावा जिलेटिन भी यूज़ करते हैं, पोरस स्पंजी जिलेटिन थ्रोम्बिन के साथ मिक्स करते हैं, जो कि वुंड से होने वाली ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा एस्ट्रिंजेंट्स, टैनिक एसिड वगैरह भी यूज़ में लेते हैं, स्पेशली इन ब्लीडिंग गम्स। चलो, अब ये तो बात हुई व्हाट आर कोएगुलेंट्स। तो इसके अंदर अगर हम पहले क्लासिफिकेशन वगैरह करें तो उसको करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हाउ इज़ कोगुलेशन डन इन द बॉडी। ठीक है, तुम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि ब्लड कोगुलेशन के कितने फैक्टर्स होते हैं, 13 फैक्टर्स होते हैं, और वो सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन रिवाइज कराने का पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि आगे हम जितने भी ड्रग्स पढ़ेंगे उन ड्रग्स का जब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन आएगा तो उनमें से कोई ड्रग अलग अलग फैक्टर्स को सप्रेस करने का काम करता है, उन फैक्टर्स को इनहिबिट करने के काम करते हैं, उससे फिर आगे जो है ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। तो हमको पहले उन फैक्टर्स की फंक्शनिंग पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कैसे ब्लड कोगुलेशन हो रही है। तो उसको मैं हल्का सा रिवाइज कराती हूँ अभी, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर जो है आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स जो है हम यूज़ करते हैं। वैसे मोस्टली कोएगुलेंट्स में विटामिन के वगैरह यूज़ करते हैं, विच वी विल डिस्कस लेटर। तो हम थोड़ा सा ब्लड कोगुलेशन रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसमें। जो 13 फैक्टर्स होते हैं ब्लड कोगुलेशन के लिए, उसको हम रिवाइज करेंगे। इसमें जो 13 फैक्टर्स होते हैं और ये जो थ्योरी है इसको कंबाइनली बोलते हैं कैस्केड थ्योरी। इसमें फर्स्ट जो फैक्टर होता है उसका नाम फाइब्रिनोजन होता है, सेकंड फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड फैक्टर इज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये किस तरह से काम कर रहे हैं या किस तरह से ब्लड कोगुलेशन हो रही है वो मैं अभी बताती हूँ तुमको। पहले अभी नेम बाय नेम इसको देखते हैं कौन कौन से हैं। 4 नंबर जो फैक्टर है वो कैल्शियम फैक्टर है। 5 नंबर प्रोएक्सिलरिन और लेबाइल फैक्टर बोलते हैं इसको। और 6 फैक्टर अभी आइडेंटिफाई नहीं है तो इसके लिए कुछ नहीं है। 7 फैक्टर प्रोकन्वर्टिन,
जो कि स्टेबल फैक्टर भी बोलते हैं इसको। और इसके बाद 8th फैक्टर आता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। यहाँ पे ये ध्यान देने का है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जो हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स होते हैं विच इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर, तो वहाँ पे हीमोफीलिया पेशेंट्स में एक्चुअली क्या होता है, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर एब्सेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ब्लड कोगुलेशन का काम करता है। लेकिन जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये फैक्टर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उन पेशेंट्स के अंदर अगर थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हो जाती है उन पेशेंट्स में, तो वो ब्लीडिंग नहीं रुकती, ब्लड क्लॉट नहीं होता। हीमोफीलिया के पेशेंट्स में नॉर्मली प्रॉब्लम यही होती है कि एक बार अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई तो वो ब्लीडिंग फर्दर नहीं स्टॉप होती। उसके पीछे रीज़न यही है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इस फैक्टर की एब्सेंस की वजह से हीमोफीलिया ए हो जाता है। इसके अलावा जो 9th फैक्टर है दैट इज़ क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर का ही दूसरा नाम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी है। इसकी वजह से भी हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया बी। एंड 10th फैक्टर इज स्टुअर्ट फैक्टर। 11th फैक्टर इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, जिसकी वजह से वही एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। इसका भी नाम सी बोलते हैं इसको, इसकी कमी की वजह से हीमोफीलिया सी हो जाता है। इसके अलावा 12th फैक्टर इज हैगमैन फैक्टर एंड 13th फैक्टर इज फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। एंड नाउ we will discuss how blood coagulation takes place with the help of these factors। अब देखो क्या होता है, जब भी ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग होने के टाइम पे दो तरह के पाथवेज होते हैं जहाँ से ब्लड कोगुलेशन होती है। एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है और एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है। तो व्हाट आर एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे? एक्सट्रिंसिक पाथवे तो बॉडी जब फॉलो करती है जब आपको कोई बाहर से इंजरी हुई हो, कोई वुंड हुआ हो, वहाँ से बाहर से अगर ब्लीडिंग हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में एक्सट्रिंसिक पाथवे बॉडी फॉलो करती है ब्लड कोगुलेट करने के लिए। और इंट्रिंसिक पाथवे जब कोई वेस्कुलर इंजरी हुई हो, बॉडी के अंदर ही कोई ब्लड वेसल्स वगैरह में अंदर ही कोई इंजरी हुई हो, अंदर ही कोई ब्लीडिंग वगैरह हुई हो, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो पाथवे फॉलो होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे होता है। तो अब ये दोनों के दोनों जो पाथवे होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन लास्ट में जाके वो एक ही स्टेप को लास्ट में फॉलो करते हैं। अब देखो एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में एक्सट्रिंसिक पाथवे यानी कि जब हमें बाहर से ब्लीडिंग हुई है उस केस के अंदर क्या होगा, टिश्यू ट्रॉमा हुआ, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। टिश्यू को ट्रॉमा होने से, इस टिश्यू ट्रॉमा होने की वजह से जो फैक्टर नंबर 3 था विच वॉज थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो उसकी एक्टिवेशन शुरू होती है। मीन्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये वाला जो फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये यहाँ पे एक्टिवेट होता है। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन की एक्टिवेट होने की वजह से प्रोथ्रोम्बोकाइनेज नाम का जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसकी थ्रोम्बोप्लास्टिन की एक्टिवेशन हुई, उसके एक्टिवेशन से यहाँ से जो है ब्लड कोगुलेशन का काम शुरू होता है। फ्रॉम थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड कोगुलेशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हुआ। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन से फर्दर प्रोथ्रोम्बोकाइनेज जो है एक्टिवेट होता है। फिर इस एंजाइम की हेल्प की वजह से, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की हेल्प की वजह से एंड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, फैक्टर नंबर 10 जो है वो एक्टिवेट होता है। एंड विच वन इज फैक्टर नंबर 10? इट वॉज स्टुअर्ट फैक्टर। ठीक है, स्टुअर्ट फैक्टर यहाँ पे एक्टिवेट होता है जब एक्सट्रिंसिक पाथवे चल रहा होता है तब। तो यहाँ तक एक कॉमन प्रोसीजर फॉलो होता है। और ऐसे ही जब हम इंट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक पाथवे मीन्स अंदर ही कोई वस्कुलर इंजरी वगैरह हुई हो तो वहाँ पे ब्लड ट्रॉमा से ये शुरू होता है। और इस प्रोसीजर को शुरू करती हैं हमारी प्लेटलेट्स। फिर ये प्लेटलेट्स शुरू होने से क्या होता है, यहाँ पे जैसे वहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करने का काम कर रहे थे, ऐसे ही इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर जो फैक्टर नंबर 8 है, फैक्टर नंबर 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो है एक्टिवेट हो जाता है प्लेटलेट्स के थ्रू। और फिर ये जो फैक्टर है फैक्टर नंबर 8, ये मिलकर के कैल्शियम के साथ, इन दोनों की हेल्प से यहाँ पे भी फैक्टर नंबर 10 जो है एक्टिवेट होता है। मीन्स
जो स्टार्टिंग प्रोसीजर है कि ब्लड कोगुलेशन कैसे स्टार्ट हो रही है या कौन सी जो केमिकल्स हैं जो ये शुरू कर रहे हैं वो यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन वो फर्दर जाके कॉमन हो जाते हैं। फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे दोनों के अंदर सेम फैक्टर एक्टिवेट होता है। फैक्टर नंबर 10 जो है एक्टिवेट होता है। और फिर इस फैक्टर नंबर 10 के एक्टिवेट होने से थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। इस थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के एक्टिवेट होने से मींस अब जो प्रोसीजर है, चाहे वो एक्सट्रिंसिक पाथवे हो चाहे वो इंट्रिंसिक पाथवे हो, दोनों पाथवे के अंदर जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है वो एक्टिवेट होता है। और फिर इस एंजाइम के एक्टिव होने से फर्दर प्रोसीजर शुरू होते हैं। जैसे कि हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन था, प्रोथ्रोम्बिन वाज फैक्टर नंबर 2। ये जो फैक्टर नंबर 2 है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्रोथ्रोम्बिन। फिर इस थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम और कैल्शियम ये दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन विच इज़ ए एक्टिव मेटाबोलाइट। ये एक्टिव कंपाउंड है, थ्रोम्बिन जो है एक्टिव कंपाउंड है। फर्दर ये ब्लड कोगुलेशन का काम शुरू करता है। और जब ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है तो इस थ्रोम्बिन के एक्टिवेट होने से फैक्टर नंबर 13 भी एक्टिवेट होता है। फैक्टर नंबर 13 इज फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। इट इज फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो एक तो थ्रोम्बिन से फैक्टर नंबर 13 जो है एक्टिवेट हुआ। उसके अलावा फाइब्रिनोजन जो था हमारे पास, जो पहले से फाइब्रिनोजन, वे फाइब्रिनोजन इज फैक्टर नंबर 1। इस फैक्टर नंबर 1 ये भी इनएक्टिव होता है। थ्रोम्बिन और कैल्शियम की हेल्प से ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फाइब्रिन जो है इट इज़ द मच मोर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड कोगुलेशन। कैसे? क्योंकि जो फाइब्रिन जो है ये फाइब्रस मटेरियल का नेटवर्क बनाने का बनाने का काम करता है एट द साइट ऑफ ब्लड इंजरी। जहाँ पे भी कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, कोई भी साइट जहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो वहाँ पे ये फाइब्रस मटेरियल नेटवर्क वगैरह बनाने का ये काम करता है। इसके अलावा अब यहाँ पे देखो फैक्टर नंबर 13 एक्टिवेट हो गया और इसके अलावा फाइब्रिन एक्टिवेट हो गया। तो फैक्टर 13 एंड फाइब्रिन दोनों मिलकर के हीमोस्टैटिक प्लग या फिर एक क्लोट बनाने का काम करते हैं। मीन्स लास्ट में जाकर के फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर जो उसको स्टेबिलाइज करने का काम करता है एंड फाइब्रिन दोनों मिलकर के हीमोस्टैटिक प्लग या क्लोट बनाते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करते हैं। इस तरह से जो पेशेंट है उसकी ब्लीडिंग रुकती है। लास्ट में फाइब्रिन एंड जो 13 फैक्टर है फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, ये दोनों मिल करके क्लोट फॉर्मेशन का काम करते हैं। इसके अलावा एक वोन विलब्रेंड फैक्टर और होता है जो कि ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। ये किस तरह काम करता है? ये फैक्टर नंबर 8 जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है इसके साथ बाइंड करता है और साथ में प्लेटलेट एडहेशन का काम करता है, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करने का काम करता है वोन विलब्रेंड फैक्टर। ठीक है, तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्लड कोगुलेशन के अंदर। तो इस तरह से तुमको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ब्लड कोगुलेशन के जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे इस ब्लीडिंग को रोकने में या टू कंट्रोल द ब्लीडिंग काम कर रहे हैं। ये तुमको अच्छी तरह पता चल गया होगा। तो इसके बाद फिर अब हम लोग शुरू करते हैं वापस से अपना वही कोगुलेंट्स कि कहाँ पे किस तरह से वो कंट्रोल में आ रहा है। इसके बाद हम कोगुलेंट्स की बात करते हैं। ब्लड कोगुलेशन मैंने तुमको बता दिया कैसे हो रहा है। अगर इसको भी तुम अभी और अगर डिटेल में अगर चाहते हो, यहाँ पे तो मैंने तुमको फिर भी ब्रीफली बताया था कि किस तरह से ब्लड फैक्टर्स कोगुलेशन जो फैक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं या किस तरह से ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रही है बॉडी के अंदर। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है दैन यू कैन गो थ्रू फिजियोलॉजी बुक। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद सिस्टमेटिकली यूज्ड कोगुलेंट्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है विटामिन के। अभी जो विटामिन के है तुमको सबको पता है, इट इज़ अ फैट सोल्यूबल एसेंशियल विटामिन। इट इज़ मेजरली रिक्वायर्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये 3 कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, K1, K2 एंड K3। इसके जो सोर्सेज हैं, जो K1 विटामिन होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड फ्रॉम द प्लांट सोर्स
and K2 is produced in the gut by bacteria, and K3 is a synthetically compound, synthetically artificially prepared compound है जो K3 जो होता है। इसके अलावा ये काम क्या क्या करता है, इसके एक्शंस क्या क्या हैं, ये बेसिकली इट इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। जैसे मैंने तुमको अभी बताया कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है, उसके बाद फर्दर प्रोसेस होती है। तो फैक्टर जो सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, उसकी फॉर्मेशन में चाहिए होता है। इसके अलावा जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं 7, 9 एंड 10, स्टुअर्ट फैक्टर या क्रिसमस फैक्टर या प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर, इन सब की प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए विटामिन के की हमको ज़रूरत पड़ती है। अगर इसकी डिफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो जाए, विटामिन के की अगर नॉर्मली डिफिशिएंसी पेशेंट के अंदर हो जाए तो उसके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं और ब्लीडिंग टाइम भी पेशेंट का बढ़ जाता है। इसके अलावा हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं विटामिन के को, these are used in vitamin K is used in obviously in vitamin K deficiency। और इसके अलावा जब एंटीबायोटिक पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम तक अगर खाता रहता है तो उससे क्या होता है, जो उसका इंटेस्टिनल फ्लोरा होता है वो जो है दैट गेट डिस्ट्रॉयड। तो व्हाट विल हैपन आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट इंटेस्टिनल फ्लोरा, it will lead to deficiency of vitamin K2 component because K2 is produced in the gut by the bacteria। तो प्रोलॉन्ग्ड अगर एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल ड्रग वगैरह हम लोग अगर यूज़ करते रहें तो नेचुरली इंटेस्टिनल फ्लोरा जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए हमको फिर से विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है बाहर से देने के लिए। ऐसे केसेस में 5 to 10 मिलीग्राम पर डे ओरली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं जहाँ पे इंटेस्टिनल फ्लोरा शुरू से ही लैक कर रहा है, उनके अंदर पहले स्टार्टिंग में न्यूबॉर्न बेबीज़ में ये नहीं होता है, तो इसके अलावा उनके अंदर लो लेवल ऑफ प्रोथ्रोम्बिन भी होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स का अमाउंट भी कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में 1 मिलीग्राम IM डेली जो है हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं इन एनी हेमरेजिक डिसीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। इसके अलावा अगली कैटेगरी ड्रग्स की है फाइब्रिनोजन एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अब इसमें तो कुछ विशेष बताने का नहीं है कि फाइब्रिनोजन भी बाहर से सप्लाई कर रहे हैं। फाइब्रिनोजन फैक्टर नंबर 1 है और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स तो हैं ही, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A, B और C। अगर ये तीनों ही बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो ये जो ड्रग्स हैं फाइब्रिनोजन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर वाले, ये मोस्टली हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स में ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोजन एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और इनको मोस्टली ह्यूमन प्लाज्मा से ऑब्टेन किया जाता है। अदरवाइज़ इनकी मार्केट में स्पेशल कोई प्रिपरेशंस अवेलेबल नहीं हैं, ह्यूमन प्लाज्मा से इनको ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा इथेम्सिलेट आता है जिसको यूज़ करते हैं एज ए कोगुलेंट। ये एक्चुअली क्या करता है, ये कैपिलरी वॉल्स जो होती हैं, जो वेसल वॉल्स होती हैं, उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है बाई एंटी हाइलोरिनेडेज एक्टिविटी। अब ये हाइलोरिनेडेज क्या है, हाइलोरिनेडेज इज़ ए एंजाइम जो कि ब्लीडिंग कराने का काम करता है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये उसके एंटी में काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं और कैपिलरी वॉल की जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं। इस हाइलोरिनेडेज से क्या होता है, एक तो ब्लीडिंग होती है और जो कैपिलरी वॉल की स्टेबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट में ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर हाइलोरिनेडेज प्रॉपर हो तो, हाइलोरिनेडेज अगर उसके अंदर ज़्यादा काम कर रहा है तब, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, जो एंटी हाइलोरिनेडेज एक्टिविटी इस एंजाइम के अगेंस्ट में इथेम्सिलेट काम करता है और वहाँ पे कैपिलरी वॉल स्टेबिलिटी को बढ़ा करके ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, कैपिलरी ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स एग्रीगेशन का काम भी करता है ये। तो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होने से वही ब्लड क्लॉटिंग होगी। तो इसका जो स्पेसिफिकली जो इसका यूज़ करते हैं वो मोस्टली पोस्टपार्टम हेमरेज में यूज़ करते हैं, मेनोरेजिया में यूज़ करते हैं। मेनोरेजिया मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वहाँ पे यूज़ करते हैं।
या एपिस्टैक्सिस में भी इसका यूज़ करते हैं। इसकी जो नॉर्मल डोज है वो है 250 to 500 मिलीग्राम TDS और 250 mg पर 2 ml इंजेक्शंस की फॉर्म में भी इसको देते हैं। इसके अलावा अगली कैटेगरी है ड्रग्स की, इसमें डेस्मोप्रेसिन। ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है उसका ये एनालॉग है, मीन्स उसके सिमिलर काम करता है, एनालॉग। और ये एक्चुअली क्या करता है, इट इंक्रीजेस फैक्टर 8। फैक्टर 8 मीन्स एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये उसको बढ़ाने का काम करता है। अभी मैंने तुमको बताया ना कि अगर इस फैक्टर की एब्सेंस अगर हो जाए तो पेशेंट की ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं होगी। तो ये डेस्मोप्रेसिन क्या करता है, इस फैक्टर 8 के अमाउंट को बढ़ाने का काम करता है और वॉन विलब्रेंड फैक्टर के लेवल्स को इंक्रीज़ करने का काम करता है। ये भी अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वॉन विलब्रेंड फैक्टर है ये क्या करता है, ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन का काम करता है। इसके अलावा फैक्टर 8 से बाइंडिंग का काम भी करता है। तो यानी कि ये दोनों की दोनों चीज़ों को बढ़ा रहा है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर को भी बढ़ा रहा है और दूसरा फैक्टर जो कि इस एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के साथ कंबाइन करके बाइंड करके फर्दर ब्लड को स्टॉप करने का काम करेगा, ये दोनों को इंक्रीज़ करने का काम करता है। लेकिन इसको मोस्टली यूज़ करते हैं माइल्ड हीमोफीलिया पेशेंट्स में, इसको यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा जो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स हैं, अगर प्लेटलेट फंक्शंस के, अगर प्लेटलेट्स में कोई कॉन्जेनाइटल अगर डिफेक्ट हो रखा है तो ऐसी कंडीशन में भी डेस्मोप्रेसिन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा NSAID वगैरह की वजह से अगर कोई ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसकी कंडीशन में भी इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एंटी प्लेटलेट्स वाले लेक्चर में बताया था कि जो एस्पिरिन वगैरह होती हैं वो एज ए एंटी प्लेटलेट ड्रग काम करती हैं, ब्लड कोगुलेशन को रोकने का काम करती हैं। तो उनके ज़्यादा लेने से, प्रोलॉन्ग यूज़ करने से ब्लीडिंग वगैरह पेशेंट को शुरू हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन की फॉर्मेशन को वो जो है रोकने का काम कर रही थी, तो इसलिए वहाँ पे पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर NSAID एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को लेने की वजह से अगर पेशेंट में ब्लीडिंग अगर होती है तो वहाँ पे भी डेस्मोप्रेसिन का मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी है स्नेक विनम। इवन स्नेक विनम इज़ यूज टू कंट्रोल दी ब्लीडिंग। अब जो रसल वाइपर स्नेक है, रसल्स वाइपर, स्नेक्स की भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कोबरा स्नेक है या रसल वाइपर है या क्रेट है, ठीक है ना। तो इनमें से जो रसल्स वाइपर जो स्नेक है इसका वेनम यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग। ये क्या करता है, ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को स्टिमुलेट करने का काम करता है और फर्दर कोएगुलेशन को प्रमोट भी करता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं ब्लीडिंग में यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्लीडिंग हुई और स्नेक वेनम दे दिया, वो स्पेशल कंडीशंस में ही दिया जाता है। मोस्टली एज ए एंटीडोट इसको यूज़ करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो, कोई पॉइजनिंग वगैरह हुई हो या स्नेक पॉइजनिंग वगैरह हुई हो तो वहाँ पे एज ए एंटीडोट या किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में ही स्नेक वेनम, रसल्स वाइपर स्नेक का जो वेनम है वो यूज़ करते हैं, बिकॉज इट स्टिमुलेट्स थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एंड प्रमोट्स कोगुलेशन। थ्रोम्बोकाइनेज भी मैंने अभी बताया तुमको, जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है वहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की जो एक्टिविटी बेसिकली होती है वो एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव कंपाउंड था, जो इनएक्टिव फैक्टर था, वो जो है फर्दर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और उसकी वजह से फिर फर्दर फाइब्रिन कन्वर्ट होता है और फिर फाइब्रिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इस तरह से स्नेक वेनम कैन आल्सो बी यूज्ड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल ब्लड कोगुलेंट्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इन एलोपैथिक मेडिसिन। इसमें से भी स्पेसिफिकली जैसे विटामिन के या इथैम्सिलेट वगैरह ही यूज़ में आते हैं। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, आयुर्वेद में पलाश यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोल ब्लीडिंग, दंडोत्पला यूज़ करते हैं, या पद्म कमल जिसको हम बोलते हैं लोटस, उसको भी हम लोग एज ए
कोगुलेंट जो है ड्रग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हरिद्रा हो गई या मुस्ता हो गया, इन सारे ड्रग्स को भी एज ए कोगुलेंट जो है हम लोग आयुर्वेद के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली ये जो है लोकल एप्लीकेशन के लिए मोस्टली यूज़ में आते हैं आयुर्वेदिक ड्रग्स वगैरह। पदम हो गया या दंडोत्पला हो गई या पलाश हो गया, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो ये नाग दमन वगैरह सेंसिविरिया रोक्सबर्गाई, ये भी यूज़ में ले सकते हैं टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो इस तरह से वी हैव डिस्कस्ड कोगुलेंट्स। I have also told you blood coagulation factors and the total procedure of controlling the bleeding in the body. So that's all for today's lecture. If you have any queries, then you can ask in the group. Okay, bye, thank you.